स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। और पॉलिटी की सीरीज में आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद और प्रश्नों को भी जानेंगे जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, इसका सर्वप्रथम जो गठन हो गया था वो अगर इंडिया में हुआ था तो वो हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय में, जो 1774 में सबसे पहला बार कलकत्ता में एक कोर्ट की स्थापना हुई थी अंग्रेज के समय में ही। लेकिन अभी हम जब पढ़ते हैं अपने संविधान के किस अनुच्छेद में ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है, तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, अधिकार, क्षेत्र व शक्तियों आदि का वर्णन मिलता है। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख मिलता है वो भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक के बीच में मिलता है। तो जो अनुच्छेद 124 है वो उसका प्रावधान है जो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी जो प्रावधान जो जो ये सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन होगा उसका जो प्रावधान मिलता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी जो जानकारी है वो अनुच्छेद 124 में मिलती है। इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, पर संसद को कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान मिलते हैं और इसी अनुच्छेद में कहा जाता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन संसद ने यह भी बोला है कि मतलब और संविधान में यह भी उल्लेखित मिलता है इस अनुच्छेद के अंतर्गत कि संसद कानून द्वारा जो अन्य न्यायाधीश है उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जब हमारा मूल संविधान था उसमें जो अन्य न्यायाधीश की संख्या थी वो 7 थी और एक चीफ जस्टिस इंडिया होते थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश होते थे। तो टोटल सर्वोच्च न्यायालय में जब हमारा सब ये संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में टोटल 8 ही क्या बोलते हैं न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। लेकिन जो भी वर्तमान में जो है संशोधन कर करके अभी वर्तमान में 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। टोटल 34 न्यायाधीश है हमारे वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में, याद रखिएगा, जिसे हम लोग उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। वर्तमान में भारत के 50वें मुख्यमंत्री डीवाई चंद्रचूड़ हैं। अभी जो प्रेजेंट में जो हमारे मुख्यमंत्री मुख्य नहीं, मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं, कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, याद रखिएगा। न्यायाधीशों का कार्यकाल यानी कि टेन्योर, न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो तय नहीं किया गया है हमारे संविधान में। हालांकि इससे संबंधित निम्नलिखित 3 प्रावधान किए गए हैं। तो न्यायाधीश जैसे है कि मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे कि लोकसभा के सांसद और ये सब जो होते हैं वो 5 साल का कार्यकाल के लिए होता है, तो ऐसा मतलब न्यायाधीशों के साथ नहीं है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। लेकिन इससे संबंधित 3 प्रावधान मिलते हैं देखने को कि अगर वो 65 साल की आयु तक पदासीन रह सकता है, उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। मतलब वो है 65 वर्ष की आयु तक अपने पद को धारण करेगा और अगर उस पर कोई सवाल उठता है तो संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी कि वो उस न्यायाधीश के काबिल है या नहीं, ये संसद तय करेगा। वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र दे सकता है। दूसरा है कि अगर वो त्याग पत्र देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र दे सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। और हाँ, अगर एक और है, एक इसका पद से इसको हटाने का एक प्रक्रिया है कि अगर संसद राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा और संसद द्वारा सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा सकता है, ये प्रावधान भी मिलता है। अब जानते हैं इसकी योग्यताओं के बारे में कि एक न्यायाधीश होने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। वो भारत का नागरिक हो, ये तो होना ही चाहिए। किसी हाई कोर्ट में कम से कम पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश रहा हो। किसी हाई कोर्ट में कम से कम किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों से वकालत कर रहा हो, और या अगर वो नहीं कर रहा है तो कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हो, और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो। हाँ, अगर कोई राष्ट्रपति के जानकारी में कोई अच्छा कानून का जानकार है तो उससे भी डायरेक्ट राष्ट्रपति अपने योग्यता के अनुसार उसे न्यायाधीश बना सकता है। ये 4 योग्यताएं का उल्लेख मिलता है न्यायाधीस बनने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो हाँ दोस्तों, मुख्य जो न्यायाधीश है इसका नियुक्ति का जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं है। लेकिन परंपरा क्या है और किस परंपरा के तहत अभी तक नियुक्ति होते आ रहा है तो ये जानते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो हाँ दोस्तों, एक परंपरा चलता आ रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ मतलब सबसे वृद्ध या सबसे बड़े
जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें, सबसे बड़े न्यायाधीश होते हैं उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि परंपरा का उल्लंघन भी हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई दो जजेज हैं, एक कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस एक कम है, तो इसमें मतलब परंपरा का उल्लंघन 2 बार हुआ है। एक बार अजीत नाथ रे 1973 में, और एक बार हमीदुल्ला बेग 1977 में। ये 2 बार क्या हुआ था, परंपरा का उल्लंघन हुआ था। वरिष्ठ न्यायाधीश को ना बना के अजीत नाथ रे को 1973 में बना दिया गया था, और हमीदुल्ला बेग को 1977 में बना दिया गया था। वरिष्ठ नागरिक के बिहाफ पे इनको बना दिया गया था। सबसे लंबे समय तक सीजेआई रहे बाई बी चंद्रचूड़, 2696 दिन तक, याद रखिएगा। ये जो अभी DY चंद्रचूड़ है इन्हीं के पिता थे, याद रखिएगा। ये सबसे लंबे समय तक क्या रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे बाई बी चंद्रचूड़। सबसे कम समय तक सीजेआई रहे कमल नारायण सिंह, याद रखिएगा। जो कमल नारायण सिंह थे वो सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे सुप्रीम कोर्ट के, केवल 17 दिन तक। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। अब चलिए जानते हैं कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है, अगर न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन अच्छा से नहीं कर रहा है तब। कदाचार और अक्षमता यानी कि इनकैपेसिटी के आरोप में इन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर वो कदाचार कर रहे हैं और असक्षम है अपने कार्य को पूरा करने में, तो उन्हें इस अगर आरोप उन पे आता है तो पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर उनको हटाना है तो ये प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा, और तो संसद के किसी भी सदन में, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से किसी सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। और उन्हें हटाने के लिए कम से कम 100, लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं तो प्रस्ताव को आप लोकसभा में लाइए या संसद में या राज्यसभा में लाइए। आप अगर लोकसभा में लाते हैं तो कम से कम 100 लोगों का समर्थन चाहिए, MP का, और अगर आप राज्यसभा में लाते हैं तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, तभी आप न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोपी की जांच करवाई जाती है। संबंधित सदन के अध्यक्ष, जिस सदन, जैसा कि लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो उन पे जो आरोप लगा है, प्रत्यारोप लगा है मुख्य न्यायाधीश पे, उन पे कार्रवाई की जाएगी किनके द्वारा, जो सदन के अध्यक्ष होंगे। अगर लोकसभा में लाया तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, अगर राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया गया है तो राज्यसभा अध्यक्ष करेंगे। फिर संसद में चर्चा होती है। चर्चा होने में कम से कम 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीशों को सूचित करना आवश्यक है। हाँ दोस्तों, तो ये जो है चर्चा होने से पहले कि उनको मुख्य न्यायाधीश के पद से हटाया जाए, उन्हें 14 दिन पहले ये मुख्य न्यायाधीश को जानकारी, यानी कि न्यायाधीश जो हैं जिनके प्रति ये प्रस्ताव लाया गया है उनको जानकारी देना आवश्यक होता है। दोनों सदनों में यदि 2/3 बहुमत से पास हो गया तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा कि अगर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ये जो प्रस्ताव है अगर पास हो जाता है और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाकर हटाया नहीं गया है, और अभी तक के इतिहास में हमारा देश का ये अमृतकाल चल रहा है, 76 वर्ष हो गया हमारे आज़ादी का, देश का, लेकिन अभी तक किसी भी न्यायाधीश पे महाभियोग नहीं लाया गया है। बी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था, मगर प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। तो हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव लाया नहीं गया था, लेकिन प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ। तो वो किनके द्वारा लाया गया था, किनके अगेंस्ट लाया गया था, तो वो थे बी रामास्वामी। एक ऐसे एकमात्र न्यायाधीश थे जिनको हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था, मगर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया था और सभापति ने उसे खारिज कर दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो दीपक मिश्रा एक थे उनके लिए भी महाभियोग लाया गया था उनको पद से हटाने के लिए, और ये राज्यसभा में लाया गया था, लेकिन सभापति ने इसे भी खारिज कर दिया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारा उच्च न्यायालय है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर अब नजर डालते हैं। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत की संक्षिप्त निधि से वेतन दिया जाता है, और जब तक वह पद पर रहते हैं उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें संक्षिप्त निधि नहीं, यहाँ पे संचित निधि होगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मिस प्रिंट है, संक्षिप्त नहीं है, यहाँ पे संचित। तो हमारे जो मुख्य सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन्हें संचित निधि से वेतन दिया जाता है, और वे जब तक पद पर रहेंगे उनके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी।
जो उच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको 2,80,000 प्रति माह मिलता है और अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपये प्रति माह क्या बोलते हैं, वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 126 पे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जैसे कि दोस्तों अगर हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वो अवेलेबल नहीं है, तो किसी भी जो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जो अन्य न्यायाधीश हैं, उन्हें कुछ समय के लिए मुख्य न्यायाधीश का औहदा या पद दे दिया जाता है, तो उन्हीं को बोलते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि अगर जो मुख्य न्यायाधीश है वो नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश है, उसको उनके पद को दे दिया जाता है और वही कार्य का संचालन करते हैं। उन्हीं को बोलते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जो अनुच्छेद 126 में इसका उल्लेख मिलता है। अब आते हैं अनुच्छेद 127 पे, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, मतलब एडॉक न्यायाधीश की नियुक्ति। अब जानते हैं एडॉक न्यायाधीश के क्या होते हैं, बताते हैं। गणपूर्ति नहीं होने की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है। तो समझ में आया दोस्तों कि जब जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, अगर गणपूर्ति नहीं हुई है, इस स्थिति में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर देगा। अगर जैसे कि टोटल हम लोग यहाँ की कितना हो गया, टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, अगर उनकी गणपूर्ति नहीं हुई, 34 नहीं हो पाए, तो क्या होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है कौन, हमारा ये जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किनकी सलाह से, किनके परामर्श से, तो राष्ट्रपति के पूर्ण सहमति और परामर्श से ऐसा कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर गणपूर्ति नहीं होती है तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 128 पे आते हैं। तो अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का जो प्रावधान मिलता है वो अनुच्छेद 128 में मिलता है। गणपूर्ति नहीं होने पर चीफ जस्टिस इंडिया या CJI राष्ट्रपति से सलाह करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को SC में नियुक्त कर सकते हैं। हाँ, तो याद रखिएगा दोस्तों कि अगर गणपूर्ति नहीं होती है, जैसा कि मैंने बताया पिछले बार में ही कि अगर गणपूर्ति नहीं होती है तो CJI राष्ट्रपति सलाह करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फिर से नियुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 129 पे आते हैं, उच्चतम न्यायालय का जो अभिलेख है न्यायालय होना, जो उच्चतम न्यायालय है का अभिलेख जो न्यायालय होना होता है, ये इसका प्रावधान किस में मिलता है, अनुच्छेद 129 में मिलता है। अब जानते हैं अनुच्छेद 130 के बारे में। अनुच्छेद 130 में प्रावधान मिलता है, उच्चतम न्यायालय का स्थान सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और स्थानांतरित कर सकता है, मगर ऐसा निर्णय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है। तो हाँ दोस्तों, जो हमारा जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट को कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें राष्ट्रपति से पहले पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ये एक कंडीशन है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। अब जानते हैं कि जैसे कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय है उसकी कुछ शक्तियां हैं और क्षेत्राधिकार भी हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार की शक्ति जो है अनुच्छेद 131 में इसका प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 131 के अनुसार कुछ मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, जो कि निम्नलिखित है। जैसे कि अगर स्टेट का झगड़ा है, अगर स्टेट में दो राज्यों में झगड़ा है, तो इसका जो निवारण करेगा, इसकी जो सुनवाई होगी, ये सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, ना कि हाई कोर्ट में होगी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी। और इसका जो उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है, अनुच्छेद 131 में। अगर केंद्र और राज्य में कोई विवाद होता है तो इसकी भी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, इसका भी उल्लेख अनुच्छेद 131 में मिलता है। अगर सेंटर स्टेट, अगर केंद्र और राज्य में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो इसकी भी जो सुनवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, और इसका भी जो मिलता है प्रावधान वो अनुच्छेद 131 में मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपीलीय अधिकार, एक अपीलीय अधिकार है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, वो अनुच्छेद 132 के तहत। इसके अंतर्गत देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध
अपील सुनने का अधिकार है, इसके अंतर्गत 3 प्रकरण आते हैं। तो हाँ दोस्तों, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, ये सर्वोच्च न्यायालय है और ये जब चाहे किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। अगर मान लीजिए कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में आपको सजा मिल गया है, तो उसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में आप अपना अपील कर सकते हैं और उसका जो निर्णय है उसके विरुद्ध अपील सुनने का जो अधिकार जो है ये सुप्रीम कोर्ट को है। तो संवैधानिक मामले में 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं, एक संवैधानिक मामले, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। 3 मामले में ये सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार रखता है। पूर्ण विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह समय द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है तथा यदि उचित समझे तो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। तो हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी सजा सुना दी है या कोई डिसीजन ले लिया है, कोई कानून है जिस पे ठप्पा लग गया है या किसी भी चीज़ पे अपील जो है सुप्रीम कोर्ट सुना दिया है, तो उस पे पूर्ण विचार जो है सुप्रीम कोर्ट फिर से कर सकता है कि ये मैंने सही डिसीजन लिया नहीं लिया, या इस पे ये जो कार्रवाई है होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसका जो प्रावधान मिलता है वो अनुच्छेद 137 में मिलता है। तो अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह समय द्वारा दिए गए आदेश का निर्णय पुनः विचार कर सकता है। जो समय द्वारा जो आदेश या निर्णय दे दिए गए हैं उन पर यह पुनः विचार कर सकता है तथा अगर उचित समझे तो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रीट संबंधित अधिकार पे आते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, रीट हम लोग को जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करता है हमारे मौलिक अधिकार को रक्षा करने के लिए। तो अब जानते हैं रीट का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को क्या मिला है। तो अनुच्छेद 139 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 139 के अनुसार संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा एनिमल रोने की रीट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकता है। तो हाँ दोस्तों, जो है अनुच्छेद 1939 में जो प्रावधान मिलता है, जो रीट अधिकार है हमारे सर्वोच्च न्यायालय का, तो अनुच्छेद 139 के अनुसार संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। ये दोस्तों एनिमल रोने नहीं है, यहाँ पे अन्य मामले होगा। अन्य मामलों की भी रीट जारी करने का अधिकार जो है किसको मिलता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को मिलता है। कि मान लीजिए कि संसद कोई कानून बना देता है जो कि मतलब ये थोपा जा रहा है, तो उसके मामले में जो हमारा ये इसको सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि उसके मामले में भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये रीट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार में तो वो 5 रीट जो जारी करते ही हैं, इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट को अलग से रीट जारी करने का अधिकार है, याद रखिएगा। सलाहकार क्षेत्राधिकार, कुछ मामलों में सलाह देने का जो क्षेत्राधिकार है ये भी जो शक्ति है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, पर सलाह मानना या ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। तो जो राष्ट्रपति है जो कि संवैधानिक मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे या सर्वोच्च न्यायालय से अपना परामर्श ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, राष्ट्रपति उस पर मानने के लिए बाध्य नहीं है। चाहेगा तो मान भी सकता है, नहीं चाहे तो मान नहीं सकता है। राष्ट्रपति उस पर निर्भर नहीं करता है, राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो मानता है उसका बात या नहीं मानता। ये राष्ट्रपति का अपने स्वयं विवेक पे निर्भर करता है। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। भारत के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? तो मोहब्बत हिदायतुल्लाह जो थे राष्ट्रपति भी थे और मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, याद रखिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है वो खत्म हुआ है। कल मैं हाई कोर्ट का भी चैप्टर डाल दूंगा, याद रखिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जिस हिसाब से मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूँ उस हिसाब से व्यूज़ भी नहीं जाते। प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि मेरे चैनल का जो है व्यूज़ बढ़े, क्योंकि मैं जितना मेहनत करता हूँ उतना व्यूज़ और कमेंट नहीं आते हैं दोस्तों, तो मैं डिमोरलाइज हो जाता हूँ। लेकिन मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगा दोस्तों। और ये जो ये बिहार एसएससी और बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है और
रेलवे टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए मैं साइंस का क्लास, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट करूंगा दोस्तों, और स्टैटिक जीके का भी सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।